कबीर ने अपना फोन निकाल तारा को कॉल करते हुए पास खड़े देव से कहा, इस ऋषभ को अपने संजीदा होने का यकीन दिलाने के लिए मुझे तारा को भी डांटना पड़ा। देव, कोई बात नहीं, तारा समझ जाएगी तेरी बात। कबीर ने 2-3 बार तारा को कॉल किया, लेकिन वह हर बार उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर रही थी। कबीर परेशान सा बोला, अब इसे क्या हो गया, ये कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही। देव कबीर पर मन में हंसने लगा, क्योंकि मैंने इसे तेरे खिलाफ भड़का जो दिया है। कबीर ने देव की तरफ देखा, तेरी बात हुई क्या तारा से? देव शराफत से बोला, नहीं तो, पर मुझे लगता है कि तेरी डांट से गुस्सा हो गई है, अब मनाना पड़ेगा तुझे। कबीर, पर तू पहले राशि को कॉल कर, मैं मंजीत और जय के पास जा रहा हूँ। राशि सुनी के पास पहुंच चुकी थी। दोनों साथ बैठ बातें कर रही थी। सुनी ने जब राशि को ऋषभ के प्रपोज करने का तरीका बताया तो राशि का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। सुनी नाराज सी बोली, तुम हंस क्यों रही हो? राशि, तो और क्या करूं, ऐसे कौन प्रपोज करता है यार। ऋषभ जीजू ना सच में रावण है। मेरा तो यही सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा है कि मेरी भोली चिड़िया कैसे पूरी जिंदगी गुजारेगी मेजर तूफान के साथ। सुनी, इतने भी शैतान नहीं है ऋषभ जी। ऋषभ जी शब्द सुन राशि के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट तैर गई। ओहो, ऋषभ सर से ऋषभ जी। सुनी उठकर वहां से जाने लगी। रहने दो, हमें बात ही नहीं करनी तुमसे। राशि, हाँ जी, हमसे क्यों बात करेंगी आप, अब तो आपके ऋषभ जी ही हैं, उनसे बात करना है आपको। सुने सोफे पर पड़ा कुशन उठा, राशि को मारा और हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गई। राशि भी उठकर उसके पीछे जाने को हुई कि देव का फोन आ गया। उसने राशि को सब समझा दिया। वो यह सुनकर बड़ी खुश हुई कि कांडियों के साथ खुद कांड हो रहे हैं। देव ने राशि से कहा कि वह सुनी को ऋषभ की नज़रों से बचाकर हॉस्पिटल ले आए और अपने कैबिन में कबीर से मिले। वह उससे कुछ बात करना चाहता है। राशि, तो मैं सुनी को फ़ोन दे देती हूँ, सर उससे ऐसे ही बात कर लेंगे। देव, नहीं, कबीर आमने सामने बैठकर बात करना चाहता है। राशि, और अगर बीच रास्ते में ही कहीं ऋषभ सर मिल गए तो? देव मुस्कुरा दिया, भूलो मत कि तुम भी कांडी हो। अरे बना देना कोई भी बहाना, तुम्हारे कांडों के बारे में हमसे थोड़ी ही कुछ छिपा है। इतना भी कोई बड़ा काम नहीं दिया है तुम्हें, बस अपनी भूली चिड़िया को बाज की नज़रों से बचाकर यहाँ तक ले आओ। राशि अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। थैंक यू सर, मैं अभी सुनी को लेकर आती हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। देव ने फोन रख दिया। राशि जल्दी से सुनी के पास गई और बोली, जल्दी चल, कबीर सर ने बुलाया है हॉस्पिटल में, वो कुछ बात करना चाहते हैं। सुनी, क्यों, क्या बात है? राशि, मुझे क्या मालूम, चल जल्दी। राशि सुनी को साथ ले क्वार्टर से बाहर निकलने को हुई कि रुक गई। उसने सुनी को क्वार्टर अंदर रुकने को बोला और खुद क्वार्टर से बाहर निकली। उसने इधर उधर देखा कि कहीं से ऋषभ सर तो नहीं आते दिख रहे। रास्ता साफ देख राशि ने सुनी को आने का इशारा किया। सुनी बाहर निकल कर आई। क्या हुआ, तुमने हमें अंदर क्यों रोका? राशि, देव सर ने कहा था कि ऋषभ जी को पता ना चले इस बात का। सुनी को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसी क्या बात है। वह राशि के साथ हॉस्पिटल निकल गई। हॉस्पिटल में रूम में बैठी माही जैसे बातें करने में लगी थी और कबीर मंजीत के पास बैठा था। मंजीत उसे देख मुस्कुराए जा रहा था। वह धीरे से बोला, आज मेरा यार मेरे पास बैठा है और ये देखकर सबसे ज्यादा जलने वाला देव यहाँ नहीं है। कबीर, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे इतना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुझे इस वक्त काफी तकलीफ हो रही होगी। मंजीत एकदम शांत हो गया। कबीर, वक्त लगेगा, लेकिन तू जल्दी ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद हम सभी घर चलेंगे और शादी की तैयारियां करेंगे। उसके बाद शादी में हम सारे भाई मिलकर एक साथ खूब सारी मस्ती करेंगे। मंजीत ने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर ने जय और माही की तरफ देखा, जो अपनी ही दुनिया में डूबे हुए थे। उसने अब धीरे से मंजीत के कान में बताया कि इस बार ये जय भी नहीं बचेगा, क्योंकि खुद सिन्हा सर ने कांड किया है इसके साथ। उसने मंजीत को सब कुछ कह सुनाया। मंजीत यह सुनकर हंस पड़ा, फिर अगले ही पल दर्द से करा उठा। अरे यार, इतना मत हंसा, मुझे तकलीफ हो रही है। कबीर उठ खड़ा हुआ। अच्छा, मैं आता हूँ कुछ देर में। उसने माही की तरफ देखा। चलो, क्वार्टर की तरफ जा रहा हूँ तो तुम्हें भी छोड़ देता हूँ, तुम भी रात भर सो नहीं पाई।
और काफ़ी परेशान रही हो। माही का मन नहीं था वहाँ से जाने का। नहीं, हम रुकते हैं यहीं। कबीर, कुछ दिन में एग्जाम्स है ना, चलो चुपचाप। माही ने बेबसी से जय की तरफ देखा। जय, सर माही कह रही है ना कि वह ठीक है, आप क्यों ज़्यादा फिक्र कर रहे हो? इसे थोड़ी देर मेरे पास रहने दो ना। कबीर ने सख्ती से जय को देखा तो जय ने चुप रहना ही बेहतर समझा। कबीर, चलो माही। वह माही को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। ग्राउंड में बैठा परेशान सा ऋषभ कबीर के बदले तेवर के बारे में सोच रहा था। ये कबीर को क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहा था वो? क्या मैं सच में गलत हूं या फिर कबीर गलत है, या हालात ही गलत हैं? कबीर ने आज तक कोई गलत बात नहीं की, तो फिर आज कैसे? कहीं मुझे पागल तो नहीं बना रहा? मतलब मेरे साथ शैतानी करने के मूड में हो? पर यार कबीर तो निहायत ही शरीफ इंसान है। देव का तो मान सकता हूँ, पर कबीर का नहीं। लगा था कि कबीर सब संभाल लेगा, लेकिन ये तो उल्टा बिगाड़ने पर तुला है। कोई बात नहीं, मैं माँ से बात करूंगा, माँ मेरा ही साथ देंगी। एक काम करता हूँ, तेज को बता देता हूँ कि क्या हुआ है। ऋषभ ने सुनी को कॉल किया, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ जाती सुनी से राशि ने फोन ले कॉल कट कर दी। 2 बार और ऋषभ ने कॉल की, पर नतीजा हर बार एक ही आया। ऋषभ सोच में पड़ गया कि अब इससे क्या हुआ है। वह उठकर सुनी से मिलने क्वार्टर की तरफ चला गया। सुनी ने नाराज हो राशि को देखा। तुम्हें कॉल कट नहीं करनी चाहिए थी, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? राशि, एक बार कबीर सर से बात कर ले, फिर जितना जी चाहे बात कर लेना तू इनसे। दोनों हॉस्पिटल के अंदर जा कैबिन में पहुंची तो वहां कबीर, देव और माही बैठे मिले। सुनी को समझ नहीं आया कि बात क्या है। वह और राशि उन लोगों के साथ जा बैठे। माही बेसब्री से बोली, कबीर सर, अब तो बता दो कि आप क्या बताना चाहते थे। कबीर ने उन्हें सब कुछ कह सुनाया कि सुनी और माही की शादी ऋषभ और जय से फिक्स हुई है। जहां एक और सिन्हा सर ने जय को कुछ भी बताने से मना किया है, तो वहीं ऋषभ को थोड़ा परेशान करने का प्लान इन लोगों का खुद का है। देव ने ऋषभ के कुछ कारनामे उनको सुनाए तो ऋषभ की शरारतों को सुन तीनों लड़कियों को बहुत हंसी आई। राशि, ऋषभ सर ऐसे इतने ज्यादा शैतानी वाले कांड भी कर सकते हैं, ये तो मुझे आज ही पता चला। वैसे मजा तो बहुत आता होगा ना? देव हंस दिया। हाँ, बहुत मजा आता है, लेकिन जो इसका और तारा का निशाना बनता है ना, उसकी आफत आ जाती है। ऋषभ की शैतानियों से आस पड़ोस वाले सब परेशान हैं। कबीर तक को फंसा दिया था इसने। इस बार हमें मौका मिला है इसे तंग करने का। इसे भी इसकी दवा का स्वाद चखना चाहिए ना। जय भी कम नहीं है, ये हम सभी को आपस में ही लड़वाता रहता है। इसकी सजा तो सर ने तय की है, इसकी हरकतों को देखकर। कबीर, हम इन दोनों की खिंचाई तो करना चाहते हैं, लेकिन तुम दोनों को परेशान करना नहीं चाहते, इसलिए तुम दोनों को खुद से बता दिया है सच, और उम्मीद है कि तुम दोनों हमारा प्लान खराब नहीं करोगी। माही बड़े उत्साह से बोली, मैं तो आपके साथ हूँ सर, आपको जैसे तंग करना है जय को कीजिए, बहुत शैतान है वो, उसके साथ भी शैतानी होनी चाहिए। कबीर ने सुनी की तरफ देखा। सुनी, लेकिन इससे तो वो परेशान हो जाएंगे ना। कबीर, और वो जो हरकतें करता है, क्या उससे हम परेशान नहीं होते? सुनी अब थोड़ी शांत हो गई, फिर बोली, हम उन्हें परेशान नहीं देख सकते, आप प्लीज हमें इस प्लान में शामिल मत कीजिए। राशि ने भी सुनी को मनाने की कोशिश की, लेकिन सुनी ऋषभ के खिलाफ जाने को तैयार नहीं थी। कबीर ने देव की तरफ देखा। देव समझ गया कि सुनी मानने को तैयार नहीं है, तो उसने वही तरीका अपनाया जो वो अक्सर मौली को मनाने के लिए इस्तेमाल करता था। वह बड़े प्यार से बोला, प्लीज सुनी, मान जाओ ना, देखो मना मत करना, तुम्हें तुम्हारे ऋषभ सर की कसम। यह सुनते ही जहां सुनी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे, तो वहीं कबीर देव की चालाकी को समझ मुस्कुरा दिया। अब सुनी भला अपने ऋषभ सर की कसम को कैसे टाल सकती थी, इसलिए उनकी बात को मानने के लिए मजबूर हो गई। सुनी, माही और राशि तीनों एक दूसरे से बातें करने लगी। कबीर ने देव की तरफ देखा तो उसने अपनी कॉलर ठीक करते हुए उसे ऐसे जताया जैसे कह रहा हो कि देख ले, आखिर मना ही लिया ना। तारा ने घर में रो रो कर सबको परेशान कर दिया था। हर कोई उसे समझाने में लगा था कि कबीर ऐसा नहीं कर सकता, ये जरूर देव की शरारत है, पर तारा किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी। आसपास की कुछ लेडीज भी तारा के रोने की आवाज़ सुन वहां आ गईं और सभी से बोली, क्या हुआ, अब क्या कर दिया कबीर ने? लगता है फिर से किसी ने कांड कर दिया इसके साथ। राधा माँ एक और सिर पकड़कर बैठी थी। कितनी बार मना किया है सभी को कि तारा को कैसे भी तंग कर लो, लेकिन इसे कबीर का नाम लेकर मत सताया करो।
वो ऋषभ कम था कि इस बार देव ने इसे दिया सलाई दिखा दी। आने दो घर उसे, ऐसी क्लास लगाऊंगी कि सारी शैतानी भूल जाएगा। तारा रोते हुए कभी इधर तो कभी उधर घूम रही थी। मेरा पति बेवफा निकला, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। जहाँ एक और उसकी हरकत पर रोहन अंश की हंसी नहीं रुक रही थी, तो दूसरी तरफ मौली को तारा के लिए दुख हो रहा था। ऋषभ हॉस्पिटल के सामने से गुजरा तो रुक गया। एक काम करता हूँ, पहले मंजीत और जय से मिल लेता हूँ। वह हॉस्पिटल के अंदर चला गया। कबीर ने देव से चलने को कहा। दोनों दोस्त तीनों लड़कियों को वही बातें करते छोड़ दरवाजे की तरफ चल पड़े। कबीर जैसे ही कैबिन का दरवाजा खोल बाहर निकला कि सामने से आते ऋषभ से टकरा गया। ऋषभ ने जब उसे और देव को सुनी के कैबिन से बाहर निकलते देखा तो दंग रह गया। कबीर और देव भी उसे वहां अचानक देखकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने अपने भावों को चेहरे पर नहीं आने दिया। कबीर ने ऋषभ को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गया। देव भी ऋषभ को अनदेखा कर उसके साथ आगे बढ़ चला। ऋषभ कबीर और देव की इस हरकत से और भी ज्यादा हैरान रह गया और सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? या तो इन दोनों ने भांग पी हुई है या फिर मैंने। उसका ध्यान अब कैबिन की तरफ गया तो जल्दी से आगे बढ़ दरवाजा खोला। कैबिन के अंदर सुनी के साथ साथ माही और राशि को देख वह सॉरी बोल पीछे हट गया। तीनों उसके जाने के बाद एक दूसरे को देख मुस्कुरा दी। ऋषभ एक और खड़ा हो सोचने लगा कि माजरा क्या है। कहीं कबीर ने सुनी से कुछ कहा तो नहीं, और सुनी कहीं उसकी बातों में आ तो नहीं गई। दूर एक और छिप कर खड़े कबीर देव उसका ये हाल देख हंसने लगे और हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में पीछे से ऋषभ आया। उसने उन दोनों को रोका। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्यों ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहे हो? देव, हमने क्या किया? ऋषभ ने शांत खड़े कबीर की तरफ देखा। क्या बोला तूने सुनी से? उसे मुझसे दूर रहने को बोला है क्या? कबीर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस ऐसे ही साथ बैठकर बातें कर रहे थे। ऋषभ, झूठ बोल रहा है तू। कबीर, खैर यह तो सोचने वाले के ऊपर है कि वह क्या सोचता है। तूने सिर्फ सुनी को देखा, लेकिन उस कैबिन में सुनी के अलावा माही और राशि भी थी। मत भूल कि राशि रोहन की होने वाली बीवी है, तो फिर हम उससे भी तो बातें करने जा सकते हैं ना। ऋषभ चुप हो गया। कबीर ने देव को इशारा किया और क्वार्टर चले गए। ऋषभ जय और मंजीत के पास चला गया। कबीर ने क्वार्टर पहुंच एक बार फिर तारा को फोन किया, लेकिन तारा ने अब भी फोन नहीं उठाया। कबीर सोच में पड़ गया कि हुआ क्या है। देव यह देख अपने कमरे में आ बैठा और राहत की सांस ली कि कबीर को उस पर शक नहीं हुआ। कुछ ही देर में उसके पास तारा का फोन आया। वह रो रही थी। देव ने जल्दी से कबीर के कमरे में झांक कर देखा तो उसे फोन पर किसी से बात करते देख अपने कमरे में आ बैठा। दूसरी तरफ से तारा सुबकते हुए बोली, एक तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो, बताओ अब मैं क्या करूं? घर में सभी को लगता है कि कबीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता और तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मुझे पता है तुम मुझे झूठ नहीं कहोगे। कबीर ही धोखेबाज है, दिलफेक आशिक कहीं का। मैंने कितना इंतजार किया उसका और वो दगाबाज निकला। देव गंभीर हो चला। उसे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है शायद। तभी उसके कमरे में कबीर फोन ले आता दिखा। इधर ऋषभ ने कुछ सोचा और इस चक्रव्यूह को समझने के लिए एक प्लान बनाया।